हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स की इस पहली क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पे कोर्स ला रहे हैं और मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरह से इस कोर्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेसिकली आज उसकी शुरुआत करनी है। ठीक है, श्री गणेश कर देना है आज। और शुरुआत करेंगे काफ़ी पीछे के समय में जाकर के, जहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होना शुरू हुई थी। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लासिकल मैकेनिक्स का जमाना था, वहां से क्वांटम में किस तरह से ट्रांजिशन हुआ था, क्यों क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी थी। बेसिकली अभी तक मतलब इतने समय तक जो 1850 या 1875 तक जो क्वांटम मैकेनिक्स इतने समय तक कहाँ थी, है ना। क्यों नहीं लोग उसको समझ पा रहे थे, क्यों इतने लेट ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई, और किस वजह से ये चीज़ें सामने आई, इस बारे में आज बात करने वाले हैं। तो बेसिकली शुरुआत करते हैं हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की, है ना। क्या चीज़? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स देखो, क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों इंट्रोड्यूस करनी पड़ी हमें। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि कहाँ से क्लासिकल मैकेनिक्स के जो ड्रॉबैक्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में, जैसे मैंने बताया था पहले भी, कि जब हम लोग नॉर्मल लाइफ की जब बात करते हैं तो किस तरह से यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स से सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, न्यूटन्स के लॉ किस तरह से वैलिड होते हैं यहाँ पर, किस तरह से सारी की सारी क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे नॉर्मल डेली लाइफ को एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाती है। बट कहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसको आना पड़ता है, क्यों क्वांटम मैकेनिक्स को आना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अगर हम लोग बड़े पार्टिकल्स की बात करें, लाइक हम लोग ऑब्जर्वेबल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में देख सकते हैं, जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो वहां तक तो क्वांटम सॉरी क्लासिकल मैकेनिक्स ठीक 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 काम कर जाएगी। लेकिन जैसे ही हम लोग माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में घुसेंगे, अभी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का नाम यूज करना उतना मैं उचित नहीं समझता हूँ यहाँ पर, लेकिन कुछ कुछ वैसी ही बात है कि जैसे हम लोग छोटे पार्टिकल्स की बात करेंगे, हम लोग बिल्कुल डीप लेवल में जाकर के जैसे बातें करना शुरू करेंगे, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और वहां पर ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो रूल हैं वो नहीं लग पाते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स लाइक न्यूटन्स के नियम, लाइक F=ma, क्या ये क्लासिकल मैकेनिक्स का जो एक बहुत फेमस रिजल्ट है, जो कि मतलब पूरी फिजिक्स को एक तरह से, पूरी क्लासिकल फिजिक्स को एक तरह से गवर्न करता है, क्या ये यहाँ पर लग पाएगा? इतना बड़ा नियम है, क्या ये लगेगा? नहीं लगेगा। तो बेसिकली हम लोग माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में एक तरह से घुस जाते हैं जब क्वांटम मैकेनिक्स की बातें होती हैं। कहां पर? वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, है ना, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, यहां पर जाकर के हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की एक जरूरत महसूस करते हैं। अच्छा, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? बहुत पीछे जाएंगे हम लोग, जहां से इसकी शुरुआत होना शुरू हुई थी, 1850 के आसपास की बात है। सबसे पहली जो इसकी शुरुआत हुई थी वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हुई थी, जहां से इसके कुछ वो होता है ना, जैसे हड़प्पा की खुदाई में वो निकलता है, हम लोग के कुछ अवशेष निकलना शुरू होते हैं, वैसे ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक वो टॉपिक था, एक वो बोल सकते हैं कि वो खुदाई का क्षेत्र था जहां से क्वांटम मैकेनिक्स निकली है, जहां से क्वांटम मैकेनिक्स के अवशेष निकले। और फिर उसको हम लोगों ने धीरे 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 अपने अकॉर्डिंग समझते हुए उसके जो लॉज हैं उसको बनाया, और किस तरह से एक ट्रांजिशन होता है उसको समझा हम लोगों ने, कि क्लासिकल मैकेनिक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल तो हजम करना, सॉरी क्वांटम मैकेनिक्स को एक तरह से हजम करना भी बड़ा मुश्किल था, है ना। क्योंकि यार ये बहुत अलग चीज थी। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, सारे जो नियम होते हैं वो हमें फिजिकली समझ आते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, ऐसा नहीं हो पाता है। इसको ऑब्जर्व करना बहुत थोड़ा सा एक ट्रिकी सा काम होता है। उसकी आज बात करेंगे किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग चीजों को डाइजेस्ट करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। ब्लैक बॉडी रेडिएशन,
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्लैक बॉडी, हम लोग अपने 10+2 की स्टेजेस में भी ब्लैक बॉडी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा सीखे थे कि ब्लैक बॉडी एक्चुअल में क्या होती है। फिर भी मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ब्लैक बॉडी जो होती है एक इस तरह की चीज होती है, किस तरह की बॉडी होती है जिसपे पड़ने वाली वो सारी की सारी लाइट अब्जॉर्ब कर लेती है। ब्लैक बॉडी एक कलर ही ब्लैक नहीं होना चाहिए, मतलब बेसिकली ब्लैक बॉडी से हम लगाते हैं कि इसका कलर ब्लैक होता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि कलर ब्लैक होता है, नहीं। ब्लैक बॉडी जो अपने ऊपर गिरने वाली सारी रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर ले, अब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस, ठीक है। और यही से अब चूंकि ये जो ब्लैक बॉडी है ये अपने ऊपर गिरने वाली सारी रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेती है, यहाँ पे एक छोटा सा रोल प्ले होता है किरचॉफ का। किसका? किरचॉफ का। किरचॉफ ने बोला कि ब्लैक बॉडी जो है वो अपने ऊपर गिरने वाली सारी रेडिएशन को अब्सॉर्ब ही नहीं करती है, वो उतनी ही रेडिएशन इमिट भी करती है। समझना मेरी बात को। किरचॉफ ने बोला, किरचॉफ का एक स्टेटमेंट है, बहुत फेमस सा स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने बोला कि गुड अब्सॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। यानी एक ब्लैक बॉडी जितनी अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर सकती है उतनी अच्छी तरह से वो इमिट भी कर सकती है, ये बोला गया था किरचॉफ ने। अच्छा ठीक है, चलो ब्लैक बॉडी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। ब्लैक बॉडी किस तरह की होती है, लाइक अलग अलग तरह की ब्लैक बॉडीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, लाइक वीन्स ब्लैक बॉडी, इस तरह की कई ब्लैक बॉडीज के बारे में। तो मतलब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरह से मान लो हमने एक गोला लिया, एक स्फीयर लिया, उसमें एक ऐसे छेद कर दिया, या कोई भी बड़ा सा हमने एक डब्बा लिया, कोई भी एक बड़ा सा डब्बा लिया हमने, ठीक है, इस तरह से, और उसमें एक छोटा सा होल कर दिया इस तरह से। उसने क्या किया, एक छोटा सा होल कर दिया। बेसिकली इसको इस तरह से समझना ज़्यादा आसान है, बात एक की है, ठीक है। तो मान लो हमने इसमें छोटा सा होल किया और यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करा, इसमें कुछ इस तरह से ऑब्स्टेकल्स भी होते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह से ऑब्स्टेकल्स होते हैं। तो होता क्या है, लाइट जैसे ही इस पर आकर के गिरती है, लाइट जैसे इस पर गिरती है तो ये अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, इधर से टकराई, इधर गई, इधर गई, इधर गई। तो बेसिकली अंदर ही रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है और कुछ भी चीज़ बाहर नहीं आ पाती। तो बोलते हैं कि हाँ, ये एक ब्लैक बॉडी है जिस पर डाली जाने वाली सारी रेडिएशन जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बताऊंगा अभी, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो ब्लैक बॉडी ये हो गई, ओके। अब बात आती है कि लाइक हम लोगों ने क्या किया कि इसको थोड़ा सा और स्टडी करना शुरू किया, जहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम बहुत फेमस है, जहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फील्ड में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लाइक एक जो पहला नाम आता है दैट इज किरचॉफ के बाद एक जो नाम आता है दैट इज वीन्स। उनका एक लॉ है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या चीज? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं इसको, क्या होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। उन्होंने बोला कि लाइक हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, लाइक हमारे पास ये कोई भी बॉडी है, इसका टेम्परेचर मान लो T है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर मान लो कुछ रेडिएशन इमिट कर रही है इस तरह से, ठीक है, कुछ रेडिएशन इमिट कर रही है। तो वो जो वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट कर रही है, वो जिस वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट कर रही है, अब देखो ऑब्वियसली ये होता है कि कोई एक मोनोक्रोमैटिक की तरह से नहीं इमिट करती, लाइक कुछ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही इमिट करूंगा, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर रेंज में ये अपनी एक रेडिएशन को इमिट करती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो ब्लैक बॉडी जिस वेवलेंथ की रेडिएशंस को वो इमिट कर रही थी, उसको एक पर्टिकुलर ये कुछ एनर्जी का टर्म है, इसको मैं समझाता हूँ अभी क्या है, ठीक है। तो उस एनर्जी को उन्होंने वेवलेंथ के साथ में प्लॉट किया, ठीक है। तो उसका प्लॉट जो था वो एक्सपेरिमेंटल प्लॉट उन्होंने इस तरह से देखा कि वो कुछ इस तरह का था, ठीक है। ये कुछ लो टेम्परेचर पर है, ठीक। जैसे जैसे आप हाई टेम्परेचर की तरफ जाएंगे तो इसका प्लॉट जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पर है, हाई टेम्परेचर पर है, ठीक है। लाइक मैंने जब टेम्परेचर कम कर रखा है तो वहां पर कुछ लो जो वेवलेंथ्स हैं वो इमिट होंगी। लाइक इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वो बल्ब।
जो बल्ब होता है, बल्ब में क्या होता है, जब आपने देखा होगा पावर लो आ रही होती है, जब पावर लो आ रही होती है तो वहां पर वो कुछ हल्का सा रेडिश टाइप का ग्लो करता है। लेकिन जब पावर फुल आ रही होती है, यहाँ पर मान लो पावर लो आ रही है, पावर अगर लो आ रही है तो वो कुछ हल्का सा रेडिश ग्लो करता है। लेकिन जब फुल पावर होती है, जब फुल पावर होती है तो वो व्हाइट लाइट छोड़ता है, व्हाइट लाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पावर लो का मतलब क्या है, टेम्परेचर लो। पावर लो का मतलब क्या है, टेम्परेचर जब लो होता है तो उसमें हायर वेवलेंथ होती है। रेड का मतलब क्या है, हायर वेवलेंथ। रेड की वेवलेंथ कितनी होती है, वो हाई होती है, लगभग 650 के आसपास होती है, 650 नैनोमीटर, है ना। तो मान लो यहाँ कहीं अगर 650 नैनोमीटर है और ये लो टेम्परेचर पे हमारे पास आ रहा है, तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें व्हाइट लाइट रहती है, यानी इधर की भी लाइट आ जाती है, ये सारी लाइट्स भी आ जाती हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे हम हाई टेम्परेचर करते हैं उसकी वेवलेंथ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कि जैसे ही हम लोग वेवलेंथ को घटाएंगे, जैसे ही हम लोग वेवलेंथ को कम करेंगे, सॉरी, जैसे हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे तुरंत उसमें जो वेवलेंथ होंगी वो अपने आप जो डिक्रीज होंगी, यानी जो इंटेंस जो लाइट है उसकी पावर बढ़ जाती है। देखा है ना, प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल। ओके, तो वीन ने क्या बोला कि यहाँ पर जो ये मैक्सिमम वेवलेंथ आ रही है, यहाँ पर यह जो मैक्सिमम वेवलेंथ आ रही है, जिस भी टेम्परेचर पर मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, दैट मैक्सिमम वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट इज प्रैक्टिकल, मतलब ऑब्वियसली इट इज प्रैक्टिकल कि लाइक हम लोग जिस भी लाइक हमने किसी लो टेम्परेचर की बात करी तो वहां पर जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो ज्यादा पे मिलेगी, इधर साइड मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे, जैसे हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे तो वास्तविकता में क्या होगा, सॉरी, जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ जो है इधर की तरफ शिफ्ट होगी, वैसे वैसे वेवलेंथ जो है इधर की तरफ शिफ्ट होती है। इसका मतलब है कि हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने पर मैक्सिमम वेवलेंथ जो हम लोग इस केवल इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है लैम्डा एम, ठीक है, ये लैम्डा एम जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम लोग कांस्टेंट वगैरह भी जब हम इसमें लिखते हैं तो लैम्डा एम इज इक्वल टू 2.9 सॉरी 8 समथिंग 2.8 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन अपॉन टी, इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल रिजल्ट था। ब्लैक बॉडी, ये बिल्कुल हम रेडिएशन के अगर संदर्भ में बोलें कि अगर रेडिएशन हो रहा है किसी बॉडी से तो उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है, उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड कर रही है, इसको वीन ने बहुत ब्यूटीफुल तरह से एक ग्राफ की सहायता से उन्होंने समझा दिया कि अच्छा इस तरह की, मान लो हमारे पास एक कोई भी एक बॉडी है वो रेडिएशन इमिट कर रही है, उसके पास अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर टी है तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ इमिट करेगी, ये बात समझ आती है हमें। क्या समझ आती है, एक यहां पर जो ये यू लैम्डा का टर्म है, इट इज काइंड ऑफ इंटेंसिटी, इट इज काइंड ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, एनर्जी, ठीक है, बट नॉट पर्टिकुलरली एनर्जी। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पर हम एक टर्म लिखते हैं लाइक यू लैम्डा डी लैम्डा, तो इसका मतलब क्या है, यू लैम्डा डी लैम्डा का मतलब क्या है कि एनर्जी इन द रेंज, इन द रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज यू लैम्डा डी लैम्डा। यानी कि अगर हम बात करें यू लैम्डा की तो वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम समथिंग टाइप कुछ है। अच्छा, लाइक अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि हमारा ये जो कर्व आया है, हमारा ये जो कर्व आया है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ। लाइक हमारे पास ये कर्व आया, यहाँ पर कहीं हमारे पास यू लैम्डा है और ये हमारे पास लैम्डा है, ये हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम है, ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर है और हमने देखा कि लैम्डा मैक्सिमम जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ये हमने देख लिया। यहाँ पर एक एंट्री होती है एक साइंटिस्ट की जिनका नाम था स्टीफन्स। ये सारी क्लासिकल मैकेनिक्स की बातें हैं, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने कोई भी एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं करी, हम सारी क्लासिकल मैकेनिक्स से बिल्कुल अपने प्रैक्टिकल रिजल्ट्स के बेसिस पे ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम आता है स्टीफन्स, स्टीफन, ठीक है, स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ। स्टीफन ने क्या बोला कि ये जो एनर्जी इमिट हो रही है, मान लो हमारे पास कोई भी ब्लैक बॉडी है, हमारे पास कोई भी ब्लैक बॉडी है और इससे एनर्जी इमिट हो रही है, ठीक है,
रेडिएशन इमिट हो रही है, और रेडिएशन जब इमिट हो रही है तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया लिया, एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट किया, यूनिट एरिया लिया, ये एक यूनिट एरिया लिया हमने, एक यूनिट एरिया लिया, और उन्होंने बोला कि एक ये जो यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया से एक यूनिट टाइम में जो रेडिएशन इमिट होगी, एक यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जो रेडिएशन इमिट होगी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़्ड टू पावर 4, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़्ड टू पावर 4। यानी जो भी एनर्जी, जो भी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे मान लिया हमने, ठीक है, जो एनर्जी इमिट हो रही है, जो एनर्जी इमिट हो रही है, हमने बात करी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो है वो टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप टेम्परेचर को 2 गुना करते हो, अगर आप मान लो हमारे पास T1 था कुछ T, और T2 हमने कर दिया 2T, तो जो U1 था यहाँ पर वो मान लो T रेज़्ड टू पावर 4 था, तो U2 क्या आ जाएगा, U2 आ जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू T रेज़्ड टू पावर 4, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 T रेज़्ड टू पावर 4, यानी U2 जो होगा वो 16 U1 के बराबर होगा। यानी अगर आप टेम्परेचर को डबल कर रहे हो, बात समझना ध्यान से, अगर आप टेम्परेचर को डबल कर रहे हो तो जो इमिट होने वाली रेडिएशंस हैं, जो इमिट होने वाली रेडिएशंस हैं वो आपकी 4 गुनी बढ़ जाती है। लाइक किसी लो टेम्परेचर पे मान लो हमने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ये किसी टेम्परेचर T पर था, ठीक है, ये हमारा U लैम्डा, ये D लैम्डा, सॉरी ये लैम्डा, हालांकि यहाँ पर पर्टिकुलरली U लैम्डा जो है वो हमारा पर यूनिट वॉल्यूम में, और यहाँ पर हमने डिफाइन किया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लेते हुए हम इसको प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसी तरह की बातें होंगी। लाइक अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को 2T किया, तो अब हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो 4 गुना ऊपर आएगी, तो इस तरह का कर्व कुछ आएगा। यानी यहाँ पर जो ये T था, यहाँ पर हमारे पास 2T था, तो यहाँ पर अगर ये एनर्जी थी वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली T रेज़्ड टू पावर 4 के, या मान लो T रेज़्ड टू पावर 4 की वैल्यू हमने बोल दी, इसके हमने U1 बोल दिया मान लो, ठीक है, यहाँ पर U1 है, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी दैट विल बी 16 U1। इस तरह से थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम है और यहाँ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, तो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लेते हुए हम अगर प्लॉट किया तो कुछ इस तरह का हमारे पास कर्व आता है। बेसिकली रिजल्टेंट जो हमने बात समझी वो ये आई कि हमारे पास कोई एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर जो रेडिएशन इमिट कर रही है उसके लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वो उस टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और उसका ग्राफ जो होगा लैम्डा के साथ में, लैम्डा के इंटेंसिटी के साथ में कुछ इस तरह से प्लॉट आएगा। इंटेंसिटी बोलो, एनर्जी बोलो, कुछ एक तरह की बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया, अच्छा जो यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ आ रही है ऐसी आ रही है, और यहाँ पर जो इंटेंसिटी भी आ रही है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो उस टेम्परेचर की पावर 4 के लगभग कुछ प्रपोर्शन में है, यानी, और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट भी आता है आपका U जो है U इज इक्वल टू कुछ सिग्मा इंटू T रेज़्ड टू पावर 4 आता है, और ये फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, ये फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए है, ठीक है। और अगर कुछ परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं भी है तो वहाँ पर कुछ ही फैक्टर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये लैम्डा प्राइम मान लोगे, अगर हमारे पास ब्लैक बॉडी नहीं है तो उसके लिए कुछ कम हो जाता है, दैट इज डिफरेंट टास्क, ठीक है। हम लोग ब्लैक बॉडी के यहाँ पे डीप में जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ब्लैक बॉडी का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जहाँ से जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी उत्पत्ति होना शुरू हुई, ठीक है। तो यहां तक बातें आ गई, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आ गए, हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ गया और ये भी कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमारे पास आ गए, तो ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि अब इस पे काम करना शुरू किया। लाइक अब हमें चाहिए था कि इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से हम इसको प्रूव करें कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स जो आ रहे हैं वही हम थ्योरेटिकल प्रूव कर कैसे दिखाएं, इसको कैसे दिखाएं। दिस वाज अ वेरी टीडियस जॉब टू डू एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। ओके, यहाँ पर जैसे हम यू लैम्डा लिख रहे हैं तो यू लैम्डा डी लैम्डा जो है वो हमारे पास क्या था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द रेंज ऑफ लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ठीक है। एनर्जी इन द रेंज इन लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं एक टर्म यून्यू डी न्यू, यून्यू डी न्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आ जाएगा एनर्जी इन द रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू
पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है। ओके, ठीक है। तो लाइक अब हम जनरली यून्यू के टर्म्स में चीज़ों को निकालें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करना थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, क्योंकि हम लोग किसी भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को एक तरह से सेट कर सकते हैं, या जो भी समझ लो इस तरह से। ठीक है, तो अब हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में थोड़ी सी बातें करेंगे, लैम्डा के टर्म्स में उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए उनको हमने एक तरह से, जो साइंटिस्ट थे, हमने क्या, हम तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, उनको साइंटिस्ट ने क्या किया कि बताने की कोशिश करी कि किस किस तरह से ये जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं। तो उसका कुछ कुछ एक उन्होंने आइडिया देने की कोशिश करी, लाइक उन्होंने बताने की कोशिश करी कि कहाँ से ये रिजल्ट्स आते हैं, कहाँ से ये रिजल्ट्स आते हैं। अब उसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कहाँ से रिजल्ट्स आते हैं, साइंटिस्ट ने क्या बताया। ठीक है, तो इन रिजल्ट्स के बाद में जो एक्सपेरिमेंटल हमारे पास रिजल्ट्स आए, इनके बाद में साइंटिस्ट ने कुछ प्रेडिक्शन करने की कोशिश करी। उसमें से जो वीन्स थे उन्होंने एक प्रेडिक्शन करी कि ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ, जो एनर्जी का टर्म यू न्यू जो आएगा, दैट विल बी सम लाइक दिस फंक्शन ऑफ ए न्यू क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस न्यू बाई टी। इस तरह का कुछ एक फंक्शन आएगा, इस तरह का कुछ एक फंक्शन आएगा। उन्होंने बोला भाई ऑब्वियसली आप ग्राफ को देख करके प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किस तरह का एक ग्राफ है, और वहां से उन्होंने बोला कि अच्छा इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा, और वो काफी हद तक सही भी थे अपनी प्रेडिक्शन में। ठीक है, लाइक ये अगर ग्राफ होता है तो उनका ग्राफ भी कुछ कुछ लगभग ऐसा ही आ रहा था, और इस तरह से आ रहा था उनका ग्राफ। ठीक है, इधर अगर हम यू न्यू लिख लें, इधर हम न्यू लिख लें, बात है कि लैम्डा के टर्म से बात करो या न्यू के टर्म से बात करो, भाई न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो अगर आप दोनों को परिवर्तित करेंगे तो कुछ इस तरह का आ जाता है। ओके, ठीक है, बात समझ आती है। ओके, अब देखो, लाइक ये उन्होंने प्रेडिक्शन दी, ठीक है, लेकिन प्रेडिक्शन इज नॉट एवरीथिंग। प्रेडिक्शन से हम लोग चीज़ें गवर्न नहीं करते, हम लोगों को एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल था, बट हमें थ्योरेटिकल बैकग्राउंड चाहिए था कि कहाँ से ये आ रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे नो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, नो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। ठीक है, इसको वैसे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बोला जाता है, सॉरी वीन्स रेडिएशन लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, वीन्स रेडिएशन लॉ। ठीक है, तो हालांकि इसके पीछे कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं था, तो फिर भाई ये होता ना, लाओ 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 वो लाओ, कहाँ तुमने प्रूफ किया दिखाओ तो हमको, कहाँ किया तुमने, तो वो कुछ हमारे पास नहीं था। इसी श्रृंखला में, इसी श्रेणी में, इसी सीरीज में एक नाम आता है जिन्होंने फिर थोड़े से थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को प्रदान करने की, थ्योरेटिकल अपने एस्पेक्ट रखने की कोशिश करी। दो साइंटिस्ट थे, रेले जीन्स, आपने नाम सुना होगा, सॉरी, रेले जीन्स, इनके नाम पर बना रेले जीन्स लॉ। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने इस चीज़ को एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड प्रदान करने की कोशिश करी। लाइक इन्होंने बनाई एक ब्लैक बॉडी, या एक मान लो कोई भी एक अच्छी ब्लैक बॉडी बनाई। ठीक है, एक ये क्यूबिकल बॉडी, ठीक है, कि क्यूबिकल बॉडी है, और इन्होंने माना कि ऑब्वियसली जब इसमें रेडिएशन अंदर जाती है, रेडिएशन एंटर करती है, तो ये जब रिफ्लेक्ट होती है, मैंने बताया था ना, अंदर हम लोग जब ब्लैक बॉडी बनाते हैं उसमें अंदर रिफ्लेक्ट होती है, तो जब रिफ्लेक्शंस होते हैं, लाइक ये इस तरह से गई, ठीक है, ये हमारे पास ब्लैक बॉडी थी, यहाँ पे गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, इस तरह से चारों तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है वो। ओके, जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो जाहिर सी बात है, एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है। ठीक है, एक जो इंसिडेंट वाली है, एक जो रिफ्लेक्टेड वाली है। जब दोनों आ रही हैं तो दोनों आपस में स्टैंडिंग वेव फॉर्म्स करती हैं। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म करती हैं। क्या करती हैं? स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स। जब यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स बनती है, मान लो इसकी जो लेंथ एल है, ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव्स जो है वो मान लो हमने देखा कि कुछ इतनी रेंज के अंदर, न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, इस रेंज के अंदर कितनी स्टैंडिंग वेव्स बन रही, तो उसकी कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन किस तरह से होती है, लाइक यहाँ पर लैम्डा है, ठीक है, यहाँ से जैसे मान लो अगर हम हाफ वेवलेंथ की बात करें तो यहाँ पर इस तरह से बनेंगी स्टैंडिंग वेव, इस तरह से बनती है। ये हमारा इस पहली वेव इस तरह से बन सकती है, इस तरह से बन सकती है जहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, इस तरह से बन सकती है। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर लैम्डा बाई 2 है, यहाँ पर लैम्डा है, तो हम इस तरह से लिखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, है ना, फिर क्या एल इज इक्वल टू एल, तो ये बेसिकली यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस तरह से कि 2L बाई एन,
2l/n, इस तरह से। तो n की वैल्यू जब आप 1 रखोगे, l की वैल्यू उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, l इज इक्वल टू 2 लैम्डा यहाँ पर है ना, l इज इक्वल टू 2 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू l/2, सॉरी λ/2 है, λ/2 है, ठीक है, l इज इक्वल टू λ/2, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से रखोगे कि यहाँ पर जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे, ठीक है, n की वैल्यू 1 रखोगे तो l इज इक्वल टू, उल्टा लिख दिया मैंने, लैम्डा इज इक्वल टू 2l/n, हाँ, इससे निकल आएगा आपका। आप n इज इक्वल टू 1 रखो, n इज इक्वल टू 1 रखो, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू 2l, आप n इज इक्वल टू 2 रखो, लैम्डा की वैल्यू l, इस तरह से देखा कि हाँ ठीक है, इस तरह से स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, ठीक है। फिर इन सारी स्टैंडिंग वेव्स की गिनती, अब वो मैथमेटिक्स में मैं नहीं जा रहा हूँ पर्टिकुलरली, ठीक है। तो वहाँ से जो स्टैंडिंग वेव्स बनी उसका एक पर्टिकुलर नंबर आया, उसको हम लोग कुछ इस तरह से u डी यू न्यू बाई डी न्यू, इस तरह से उसको नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स जो है, यहाँ से कुछ नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स निकल के आती है, उसका जो नंबर आता है दैट इज समथिंग लाइक 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब, इस तरह से एक नंबर आता है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन है एक अच्छी खासी। अगर आपको चाहिए हो तो बताना, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको बता दूंगा मैं किस तरह से करना होता है वो, ठीक है। इसको जानने की कुछ खास जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो, हालांकि आप चाहो तो देख भी सकते हो, ठीक है, कहाँ से ये कैलकुलेशन होकर के आती है कि 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब, यहाँ से हमें कैलकुलेशन करनी होती है। अब कैलकुलेशन मत कर पाओ मेरे से अभी, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो आधा टाइम कैलकुलेशन में निकल जाएगा, ठीक है। तो 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब, ये हमारे पास इसकी गिनती आती है, ठीक है। इतनी अगर स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं तो स्टैंडिंग वेव्स की, अब हर पर्टिकुलर स्टैंडिंग वेव की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, लाइक अभी मान लो ये इस फॉर्म में है, ठीक है, और कुछ देर बाद ये इस तरह से हो जाती है ना, कुछ देर बाद ये कम हो जाती है, तो इस तरह से स्टैंडिंग वेव की अलग अलग एनर्जीज होती हैं, तो उन सारी एनर्जीज का हम सम करते हैं, तो हमारे पास टोटल एवरेज एनर्जी निकल के आती है, और उसको हम इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, और इससे जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास एक यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे डी नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। तो उसको हम उससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास टोटल एनर्जी निकल के आती है, ठीक है, कि टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इस तरह से निकल के आती है जब हम नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स का एवरेज एनर्जी मल्टीप्लाई करते हैं। तो एवरेज एनर्जी किस तरह से निकालनी, दैट इज द टास्क, एवरेज एनर्जी किस तरह निकालनी। तो हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, कि अगर नहीं पढ़ा तो ध्यान रखो कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जब भी हम लोग लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं कि अगर फॉर अ कॉन्टिन्यूअस एनर्जी हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इंटीग्रेशन पी आई ई आई अपॉन इंटीग्रेशन पी आई, ठीक है। तो यहाँ पे पी आई क्या होता है, पी आई कुछ इस तरह से लिखते हैं, ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर लाइक हमने लिखा कि यहाँ पर एनर्जी ई है और पी आई का मतलब ई रेज टू पावर माइनस डी ई, ठीक है, माइनस बीटा की वैल्यू होती है 1/kT इंटू ई, ठीक है, इंटू ई डी ई अपॉन इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारे पास, ई रेज टू पावर माइनस E/kT इंटू डी ई। आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा kT, इसको बहुत आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी मैंने शायद सॉल्व कराया था ये इक्वेशन, ठीक है, उसकी वैल्यू आई kT, ठीक है। बट आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी डी न्यू, सॉरी यू न्यू डी न्यू, वो कुछ इस तरह से आएगी कि 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब इंटू KT इंटू डी न्यू। बट अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करो यू न्यू का न्यू के साथ में, तो देखो ये कुछ पैराबोलिक ग्राफ टाइप का है न्यू स्क्वायर के साथ में, यानी अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस तरह से आएगा, है ना, पैराबोलिक टाइप का। तो ये आया रेले जीन्स से, ठीक है, रेले जीन्स का ये वाला प्लॉट है। बट ये तो शुरुआत में थोड़ा सा मैच किया, फिर तो ब्लूम खत्म हो गया। ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंटल, कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब क्या किया जाए, रेले जीन्स ने यहाँ तक बता दिया कि ठीक है, अच्छा हम इस तरह से करते हैं। तो गलती कहाँ पर हो रही भाई, उन्होंने सही क्या किया, उन्होंने एक बॉक्स लिया, उसमें उन्होंने माना कि ठीक है रेडिएशन जारी, तो वहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी, ऑब्वियसली बनेगी। जब स्टैंडिंग वेव्स बनेगी तो उनकी गिनती भी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर रेंज में, वो भी हमने करी, गिनती भी ठीक है, गिनती करने में क्या है, कर ली हमने, ऐसे नंबर ऐसा नहीं 1 2 3 4 नहीं, इसकी पर्टिकुलर मैंने आपको तरीका बताया किस तरह से करते हैं इसको। फिर हमने एनर्जी निकाली, एनर्जी का उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया एक टर्म यू न्यू डी न्यू करके, तो अब आना चाहिए था एग्जैक्टली राइट, बट क्या गलती करी हमने,
अब वो गलती पकड़नी थी। तो अब यहाँ पर जो गलती हालांकि क्या, उसको तब लोगों ने गलती नहीं समझा था, लेकिन वो थी एक्चुअल में एक थोड़ी सी गलती। अब काम किया मैक्स प्लैंक ने। किसने? मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने क्या बोला कि आप जो एनर्जीज कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान सुनना भाई लोग, आप जो एनर्जीज कंसीडर कर रहे हैं वहां पर आप एक काम करो कि आप डायरेक्टली एक पर्टिकुलर रेंज की एनर्जी नहीं होगी, लाइक एक स्टैंडिंग वेव है उसकी पर्टिकुलर ये नहीं कि पूरा कॉन्टिन्यूस एनर्जीज होगी, नहीं, उसके पास कुछ डिस्क्रीट एनर्जीज के फॉर्म में ऐसे तय करो। मान लो हमारे पास न्यू फ्रीक्वेंसी की पर्टिकुलर न्यू फ्रीक्वेंसी बात करें तो हम एच एक हमने कांस्टेंट लिया, उसका न्यू से मल्टीप्लाई कराया, और हमने कहा कि एक ये जो फैक्टर आ रहा है इसकी इंटीजर से अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो इस तरह की एनर्जी यानी एच न्यू एनर्जी पॉसिबल हो सकती है उस पर्टिकुलर स्टैंडिंग वेव की, 2h न्यू पॉसिबल हो सकती है, 3h न्यू पॉसिबल हो सकती है, 1.5 न्यू पॉसिबल हो सकती है। ये नहीं, ये उन्होंने एक अजम्पशन लिया, ये उन्होंने एक अजम्पशन लिया कि जो एनर्जी होगी दैट विल, मैं सही से लिख देता हूं, एन एच न्यू कुछ इस फॉर्म में ही हो सकती है, ये उन्होंने एक अजम्पशन लिया। जब उन्होंने ये असम्पशन लिया तो इसके पीछे उनका कोई भी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड या कोई भी गलत उद्देश्य नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा अब करके देखते हैं एक बार, मतलब उन्होंने बहुत सारे ट्राई किए। तो अब यहाँ पर एक इस ट्राई को भी हम लोग खुद से भी करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो उन्होंने जब ये ट्राई किया तब देखो क्या आता है। अब यहां पर उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली जब एनर्जी हमारी कॉन्टिन्यूअस नहीं डिस्क्रीट है, कहाँ गया ये NH न्यू, जब डिस्क्रीट एनर्जीज हैं तो वहां पर हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, वहां पर हम करेंगे समेशन। क्या करेंगे? समेशन। तो अब जब हम एवरेज एनर्जी निकालेंगे तो हम करेंगे समेशन, ठीक है, समेशन इनटू एनर्जी कितनी है NH न्यू इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई यानी -1/kT इंटू NH न्यू, ठीक है, अपॉन समेशन ई रेज टू पावर माइनस NH न्यू बाई KT, ठीक है, n की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी, n की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको जब आपने सॉल्व किया, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व करके देखना, ठीक है, क्या आता है। इसको जब आपने सॉल्व किया तो यहां से एवरेज एनर्जी की वैल्यू निकल करके आई h न्यू बाई ई रेज टू पावर h न्यू बाई KT -1। और इसको जब हमने उस गिनती से मल्टीप्लाई किया, उस नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास यू न्यू डी न्यू की वैल्यू क्या आई, हमारे पास यू न्यू डी न्यू की वैल्यू क्या आई, 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब था, 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब था, इंटू इसका मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास एच न्यू बाई ई रेज टू पावर एच न्यू बाई KT -1 आया। और इसको जब हमने प्लॉट किया, इसको जब हमने प्लॉट किया तो एग्जैक्टली यही ग्राफ में मिला, एग्जैक्टली यही ग्राफ में मिला। तो क्या था यहाँ पर इस तरह से कि इसको आप लैम्डा के टर्म्स में भी लिख सकते हो, इसको लैम्डा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, यू न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको लैम्डा के टर्म्स में कन्वर्ट करके लिख लेना, ठीक है। तो क्या गलत हम लोग कर रहे थे जो कि ये सब गलत कहाँ से हो रहा था। तो हमने क्या, मैक्स प्लैंक ने जो स्टेटमेंट दिया कि हम लोग एनर्जीज को कॉन्टिन्यूअस कंसीडर ना करके डिस्क्रीट कंसीडर करें, तो उनको लगा यार ये गलत मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये फिजिक्स के साथ में खिलवाड़ है। लेकिन एक्चुअल में उन्होंने एक बहुत वो जो होता है ना कि छुपे रुस्तम को बाहर निकाल दिया है, यानी जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज अंदर थी उसको उन्होंने बताया कि यहाँ पर एनर्जी को हमें डिस्क्रीट कंसीडर क्यों करना। बाद में इन एक्सपेरिमेंट्स की सहायता से ये चीजें साथ सत्यापित हुई कि वहां पर उन्होंने वो जो एनर्जी को वहां पर कॉन्टिन्यूअस ना मान करके डिस्क्रीट माना था, एक्चुअल में उन्होंने सही माना था। हालांकि इस टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर, मैक्स प्लैंक के टाइम पर जब उन्होंने ये दिया तो कोई खुश नहीं था, उन्होंने कहा अरे यार कुछ भी, मतलब अब तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा तो बनाने के लिए तुम कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो वो वाला व्यवहार उनके साथ था उस टाइम। लेकिन बाद में जब चीज़ें और सामने आई तो समझ आया कि नहीं, एक्चुअल में मैक्स प्लैंक ने बहुत बड़ा काम किया था। उन्होंने इस वजह से इस एच को, जो यहाँ पर एच होता है, इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसी वजह से इसको हम प्लैंक कांस्टेंट, उसमें जो उन्होंने मल्टीप्लाई कराया था एक कांस्टेंट से, उसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 6.62 इस तरह से इंटू 10⁻⁻34 इस तरह से कुछ होती है, ठीक है। ओके, अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे क्या?
किन और एक्सपेरिमेंट्स की सहायता से ये जो चीजें हैं वो सामने आई, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, इसकी चर्चा शुरू होगी कि कहाँ से ये जो चीज छुपी हुई थी कि एनर्जी को हम लोग कॉन्टिन्यूस ना मान करके डिस्क्रीट माने, इसको किस तरह से हम लोग और सत्यापित करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसके क्या आएंगे, क्या हमारे पास क्यों ये सारी चीजें जनरेट हो रही, कहाँ से ये सारी फिजिक्स आ रही है, इसकी बात करेंगे अब अगली क्लास में। ठीक है, तो आई होप आज की पहली क्लास क्वांटम मैकेनिक्स की आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो इसको अभी कभी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, जितने भी आपके फिजिक्स लवर्स हैं उनके साथ में शेयर कर दो इस वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताना कि सीरीज मतलब ये जो क्लास है वो आपको किस तरह की लगी। तो ये सीरीज चलाने में भी मजा आएगी अगर आप कमेंट सेक्शन में अपना एक बहुमूल्य योगदान देंगे। ठीक है, तो चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तक अपना ख्याल रखो, क्वांटम मैकेनिक्स से प्यार करो, फिजिक्स से प्यार करो, बाकी और क्या ही है। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय।